मेरे यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है जो इन्होंने बोला था 1 साल पहले कि उसके ये लोग नट बोल्ट खोल के उखाड़ के यहाँ से बाहर फेंक देंगे। आइएगा, उसी टेंट में आपको रुकवाऊंगा। उसी के बगल में मेरी बिल्डिंग है 2 मंजिल की, वहां पर भी रुकवाऊंगा। और आप आके देखिए गगरेट में क्या हुआ है। अब विधायक जी को अगर राष्ट्र के दिन पे इतने बड़े महानुभवी को और इतने बड़े दिग्गज नेता को अगर उतारना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको अपनी जमानत चुके हैं देवभूमि मिरर। और फिलहाल हम हैं कार्यक्रम दावेदार में, और दावेदार में हम विधानसभा चुनाव 2022 में देखेंगे कि कौन कौन दावेदार हैं विधानसभा में पहुंचने के। और फिलहाल हम पहुंचे हैं उन्ना जिला के गगरेट में, और यहाँ हमें मिले हैं सबसे युवा उम्मीदवार कांग्रेस आई के चैतन्य शर्मा जी। चैतन्य शर्मा जी, कितनी मजबूत दावेदारी है आपकी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सामने, जहां आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं एक एमएलए के सामने चुनाव लड़ना और साथ में एक सिटिंग गवर्नमेंट के सामने चुनाव लड़ना। जी। कितनी बड़ी दावेदारी है? नहीं, दावेदारी तो देखिए, वो तो जो लोगों से आवाज आ रही है, और जो आप अगर गगरेट में माहौल देखेंगे और पूरे इनफैक्ट पूरे प्रदेश में देखेंगे कि आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो एक परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। आप बात करते हैं दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की, देखिए पिछले 5 साल में स्टेटिस्टिक्स और जो हमारे यहाँ के आंकड़े क्या बताते हैं। बेरोजगारी जो है इस प्रदेश में 12% पे आके खड़ी हुई है। पिछले 5 साल में इसमें कम से कम 5 से 6% जो है बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर लोकल प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, राज्य और राष्ट्रीय सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की आकांक्षाएं थी, जो लोगों का एक विजन लेके चले थे कि ये पार्टी जो है डबल इंजन जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए जो हमें आसमान की ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। वहां से ऊपर से नीचे दिख ही नहीं रहा कि धरातल पे क्या सिचुएशन। आकांक्षाओं की बात करूंगा क्योंकि आपका द ग्रेट गगरेट का नारा है, एक तरफ चैतन्य शर्मा की हवा है जी, और वहीं सिटिंग विधायक की जो वो वर्कफोर्स होती है, और आपकी जो बूथ कमेटियां हैं, जो आपकी ग्राउंड लेवल तक पन्ना प्रभारी की बात है, क्या वो उनकी चीजें वहां की वर्कफोर्स काम करेगी या फिर द ग्रेट गगरेट का नारा काम करेगा? नहीं, पहली बात तो मैं आपको बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ कि ग्रेट गगरेट के साथ साथ जहाँ पर हमारा विजन है, हमारा साथ साथ में मिशन भी है, और मिशन में हम बूथ के अपने लेवल पे उनसे 10 गुना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और इसका जो नतीजा है वो तो अब 8 दिसंबर को पता चलेगा, सिर्फ 12 नवंबर को नहीं, 8 दिसंबर को पता चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उनके प्रत्याशियों की वो ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है हवा में उड़ना शुरू कर दिया है। सिर्फ एक पार्टी के ब्रांड के साथ, इन लोगों के साथ, और जो उनका फ्लैग है उसके आधार पर एक व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता है। आज की डेट में आप देखिए, मैं जिस मार्केट में हूँ, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका संकल्प जो पत्र है, जो उनका घोषणा पत्र है, उन्हें हर जगह जारी करा हुआ है। आपका नहीं दिख रहा। अब आज की डेट में आप देखिए कि धरातल में उसने कितना उतारा है। मेरा जो है पॉकेट साइज डायरी के तौर पे सबके घरों में ऑलरेडी पहुंच चुका है। मेरे को लास्ट के 2 दिनों में पार्टी के आधार पे अपना प्रचार करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ का निर्वाचित जिला पार्षद हूँ, 3 साल से ग्राउंड पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। और मैंने इतने बड़ा अपने मार्जिन से जीता अपने जिला परिषद जी, तो अब इतनी ज्यादा फाइट हो रही है, क्या लग रहा है अपना मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे आप? अब ये तो देखिए, विधायक जी को अगर राष्ट्र के दिन पे इतने बड़े महानुभवी को और इतने बड़े दिग्गज नेता को अगर उतारना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको अपनी जमानत जब्त होने का ही डर लग रहा है। तो उसी के बावजूद वो इतने बड़े व्यक्ति को उतार रहे हैं। आज की डेट में तो मेरे को लगता है कि मेरा जो इलेक्शन और राजेश ठाकुर के साथ है ही नहीं। वो तो एक जो हमारे पूरे देश के जाने माने प्रसिद्ध नेता हैं, जाने माने महान हस्ती हैं। मेरे को तो लग रहा है मेरा चुनाव उनके खिलाफ है, क्योंकि राजेश ठाकुर जी तो फील्ड में अब है ही नहीं। कल शाम को आपने बयान दिया है सर, और आपने अपने क्षेत्र की भोली भाली जनता को के सामने 2 बार के जो फ्लाइंग मुख्यमंत्री हैं वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी, उनके सामने अपनी भोली भाली जनता को अपने खड़ा कर दिया। आपको लगता है कि वो आपके स्टार प्रचारक जो हैं वो मुकाबला कर पाएंगे उनके स्टार प्रचारकों से? क्यों, आपको नहीं लगता कि हमारे देश के लोगों में पोटेंशियल है? पोटेंशियल सिर्फ एक व्यक्ति में हो सकता है क्या? जो लड़कियां यहाँ पर पढ़ रही हैं स्कूलों में, अगर मैं अमेरिका गया था पढ़ने के लिए, मैं वो सेम पोटेंशियल यहाँ की लड़कियों में देखता हूँ, लड़कों में देखता हूँ। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी तो मैं जा पाया था। हम वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए यहाँ पर लोगों को बैठे हुए हैं। आप में और मेरी काबिलियत में कोई अंतर नहीं है। अगर आपको मेरे से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आदमी उसमें आसमान की जो है ऊंचाइयों पर चला जाता है। एवरीबडी इन गगरेट इज अ स्टार प्रचारक। हमारी महिलाएं जो है, हमारे यहाँ की जो महिला शक्ति है अपने आप में, आपको क्या लगता है जो एक महिला घर के अंदर बैठी हुई है, सुबह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनको स्कूल भेज रही है, उसके बाद अपने पशु का ध्यान रख रही है, फिर अपने पति को तैयार करके भेज रही है, उसके बाद शाम को पूरी एक्सरसाइज रिपीट कर रही है, वो किसी स्टार से कम थोड़ी है। जी। वो सबसे बड़ी स्टार है। और मुद्दा ये है, और इस वक्त हमारे सामने चुनौती ये है कि बेरोजगारी जो है हमारे प्रदेश में 12% पे आके खड़ी हुई है। महंगाई जो है वो चरम सीमा पे आके खड़ी हुई है। हमें अपने क्षेत्र के लोगों में एक ऊर्जा डाल के उनको आगे ले जाना है, ना कि किसी बाहर की शख्सियत को लाके यहाँ पर अपने आप को स्ट्रेंथन करने का हमें एक प्रलोभन दिखा के अपने एक तरीके से हमने दिखाना है कि 12 तारीख को हम सशक्त, हमें बनाइए। आपने जो करके दिखाया पिछले 5 साल में, आप वो बताइए ना
दृष्टिकोण पत्र जो है आज की डेट में 2017 का आप उठा के देखिए राजेश ठाकुर पार्टी का। बोलते हैं सबसे ज्यादा काम हमने किया, सबसे ज्यादा सड़कें हमने बनाई, सबसे ज्यादा पार्टी बोल रही है ना जी। प्रत्याशी क्या बोल रहा नौकरियां है? कितनी लगी? हजारों नौकरियां निकली। पार्टी बोल रही है हजारों नौकरियां लगी, निकली। 75,000 पद हिमाचल प्रदेश सरकार में आज की डेट में खाली है। भारतीय जनता पार्टी को हमें ये बताना चाहिए कि वो आगे आने वाले 5 वर्षों में 8 लाख नौकरियां देगी कैसे। मेरे यहाँ पर लुमिनस के 2 यूनिट पिछले 2 साल में उठ गए हैं सर। यहाँ पर 5,000 लोग अपने घरों में बेरोजगार बैठे हुए हैं। उनके लिए जवाब कौन देने वाला है? उनके लिए कोई जवाब देने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आंकड़ा बता देती है कि हम 8 लाख नौकरियां देंगे। मेरे को बेसिस बताइए किस आधार पे देंगे। मैं आपको 1 लाख नौकरियां कैसे दी जाएगी? मैं उसके लिए 25,000 का तो मैं ही हकदार होने वाला हूँ। गगरेट विधानसभा क्षेत्र में मैं 25,000 का आपको उद्योग खड़ा करके देने वाला हूँ। तो देखिए, मिशन और विजन के साथ एक पीछे प्लानिंग की बहुत जरूरत है आज की डेट में, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा जगरनॉट है, आपके पास बहुत बड़ा एक ब्रांडिंग और मार्केटिंग का स्ट्रक्चर है। उसके आधार पे वही जिस भोली वाली जनता का आप नाम ले रहे हैं उसका आप बेवकूफ नहीं बना सकते। हमारे क्षेत्र का जो युवा है, हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, उनको पता है क्या सही है। और मेरे इलेक्शन का परिणाम था 2.5 साल पहले। विधायक जी यही बोलते हैं मैं 28 साल का बहुत छोटा सा लड़का हूँ, मेरे को बहुत राजनीति के बारे में पता नहीं है। तो वो लोगों ने उनको दिखा दिया और उनको 12 तारीख को फिर से दिखाएंगे। 12 लोग तो दिखाएंगे 8 तारीख को रिजल्ट आएगा ही आएगा, वो तो लिखित बात है। लेकिन क्या जो आपके पास जिला परिषद की सीट रही, आपने इतने बड़े बाजी जीती भी, लोगों का वो सारा प्रेम मिला आपको, आपने जिला परिषद बनके यहाँ क्या काम किया या सिर्फ तैयारी की? विधानसभा ये तो देखिए, आप यहाँ के लोगों से पूछिए ना, 40,000 बच्चों को अगर तैयारी करना है विधानसभा के लिए तो हाँ तैयारी करी। उसमें से हजारों बच्चों को अगर मैंने कोचिंग और काउंसलिंग के माध्यम से आगे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करा तो हाँ मैंने तैयारी करी विधानसभा की। मैंने अगर लोअर बंजाल के क्षेत्र में 100 बच्चों को ट्रेनिंग कराई, उसके बाद 50 से 60 बच्चों को वहां पर रोजगार दिलाया बिना किसी सरकारी तंत्र यंत्र के। विधायक मेरे को 2 लोगों को दिखा दे जिसने उसने प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन में नियुक्ति कराई हो, तो मैंने तैयारी करी। स्वास्थ्य की सेवाओं में अगर मैंने 45 गाड़ियां दिन की चलाई और 10,000 पेशेंट्स को मैंने उनको घर से हॉस्पिटल से घर भेजा तो तैयारी करी। इसलिए तो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 3 साल में जो मैंने देखी, लोगों की आवाज उठती हुई देखी है और जो उनके अंदर पीड़ा है, बिल्कुल तैयारी करिए। कौन बोल रहा है तैयारी नहीं करी? मैं खुद बोल रहा हूँ हमने तैयारी करी। पद की प्राप्ति के बाद हम डायरेक्टली लोगों के साथ जुड़े, जो लोगों की आवाज उठी और उसके आधार पर हम एक्शन ले रहे हैं। देखिए, आप लोगों से जुड़े, लेकिन क्या ये तार बड़े लेवल पे जुड़ पाएंगे? गगरेट विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल कोने का विधानसभा क्षेत्र है हिमाचल। यहाँ पे लास्ट खत्म होती, बाउंड्री खत्म होती। कभी भी केंद्र में, कभी भी आप कहें शिमला में प्रभुत्व नहीं रहा है गगरेट विधानसभा क्षेत्र का। क्या आप गगरेट को वो इज्जत दिला पाएंगे? क्या इंपॉर्टेंस दिला पाएंगे गगरेट को? जो आपने नेगेटिव में गिन के बताया, मैं उसको पॉजिटिव में लेके चलता हूँ। हम चंडीगढ़ से 2.5 घंटा दूर हैं। लॉजिस्टिक्स की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी यूनिट्स मोहाली में लगे हुए हैं वो अपना एक एक्सटर्नल यूनिट यहाँ सेटअप करेंगे। आज की डेट में अगर आपने चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने जाना है तो आप भद्रकाली माता के मंदिर में सबसे पहले वहां पर जाके घंटी बजाते हैं। ये आपको इको टूरिज्म, आपको रिलीजियस टूरिज्म के एवेन्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे। सिर्फ हाथों में हाथ रख कर बोलना जी हमारी डबल इंजन और बड़े लोगों के नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला। एक व्यक्ति को सिर्फ अपना स्टार प्रचारक के तौर पर बुलाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो महान शख्सियत है उन्होंने अगले 5 साल में यहाँ आना नहीं है। उन्होंने तो अपना क्षेत्र और अपना प्रदेश संभालना है। सो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी इन आवर प्लेस। जैसे आपने कहा, जो नेगेटिव्स आपने गिनवाए, यहाँ पर हेलीड्रोम आएगा, यहाँ से हम जो है इको टूरिज्म को यहाँ से लॉन्जिविटी देंगे, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, और जो हमारे आज की डेट में पॉजिटिव्स हैं, जो पिछले 5 साल में नेगेटिव्स में कन्वर्ट हुए, हम उनको रीएनफोर्स करके पॉजिटिविटी में क्रिएट करेंगे। और साथ साथ में यहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ेगा, रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़ेगा। एंड सबसे ज्यादा जो यहाँ का अट्रैक्शन है, देखिए पर्वतीय राज्य में ये एकमात्र जिला है जो भाबर क्षेत्र में पड़ता है। गगरेट और हरोली 2 ऐसी विधानसभाएं, और साथ में ऊना मिला लीजिए, जो सिर्फ प्लेन है, फ्लैट है। बाकी की आप 65 विधानसभा में जाओगे तो सही है, कहीं ना कहीं आपको पहाड़ मिल ही जाएंगे। तो हमारा तो ये पॉजिटिव है। हम चरम सीमा पे होते हुए हमें तो पंजाब के साथ हमारा तो इनफ्लो ऑफ यहाँ पर रिसोर्सेज होना चाहिए। आज के लिए किसी ने भी अगर अपना मेडिकल उपचार कराना है तो वो यहाँ से सरहद पार करके स्टेट की चला जाता है पंजाब, होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना। यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके आएंगे, लोगों का ट्रीटमेंट तो होगा ही होगा। इट विल गिव राइज टू एम्प्लॉयमेंट। इतने सारे बच्चे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी के कोर्स करे हुए, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट हम यहाँ खड़ा करके देंगे। तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन है वो हमारे क्षेत्र में आना जरूरी है, और उसको अगले 5 साल में जो है हम तेजी से लेके आएंगे। क्या प्लान क्या उसका? बिल्कुल प्लान उसका ये है कि हमारे क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन ऑफ जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसका होना बहुत जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन के सपोर्टर हैं आप? बिल्कुल। और आज की डेट में आप इस मार्केट को देख लीजिए, सरकार सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस बोल रही है कि हम पब्लिकाइजेशन के सपोर्टर हैं। अरे सर, वो तो एक मैक्रोस थ्योरी हो गई ना। अगर आप एज अ कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंटेटिव मेरे से वो बात पूछेंगे ऑन अ मैक्रो सेंस स्टेट में, सो दैट आई विल गिव यू अ डिफरेंट आंसर। यहाँ पर मैं आपको माइक्रो एनालिसिस करके अपने विधानसभा का आज की डेट में मेरी क्या रंग रूप है, क्या होने वो बताने वाला हूँ मैं। मेरे
एक जो मेरे यहाँ का औद्योगिक विकास क्षेत्र है, पूरे आज 68 विधानसभा में से वन ऑफ द 5 औद्योगिक विकास क्षेत्र है। तो मेरे यहाँ के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है देन द अदर प्लेसेस ऑफ द स्टेट। आज की डेट में यहाँ पर मेरे को प्राइवेट इंडस्ट्री को लेके आना है क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिवनेस है। वो तो दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो लोकल आज के डेट में जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो उस चीज को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और जिस बात की वो हदियत देते हैं कि हमारे पास तो सेंटर भी है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट सेंटर का भी है, स्टेट के भी सारे रिसोर्सेज उनके हाथ में है। अरे सर, वो अटल आदर्श स्कूल तो आजकल पृथ्वीपुर में लेके नहीं आ पाए, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। केंद्रीय विद्यालय की बात उन्होंने अपने दृष्टिकोण पत्र में करी थी 2017 में। आज तक उसके जो सेंट्रल लोगों के सेंटर की टीम 3 बार चक्कर मार के जा चुकी है। साडा का उनको एरिया में कवरेज कराना था, बेसिक वो काम करा नहीं पाए। तो ये तो जिस लेवल पे आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं, इतनी तो उनकी सोच भी अगर वहां तक पहुंच जाए तो मतलब वो तो मेरे ख्याल से क्षेत्र अपने आप भाग्यशाली हो जाता है। आपको नहीं लगता कि यू आर गोइंग टू फेस अ वेरी रिजिड सिचुएशन इन विधानसभा इफ यू आर सिलेक्टेड एज the Congress have promised only 1 lakh jobs right now started? See, And we you are getting taking 25. See, we are taking that as a baseline. Yeah. Okay, what BJP is talking about 8 lakh, they are taking that as the ceiling, and they are never going to be able to, first of all, reach that target of theirs, because as I asked you, वो तो 75,000 का टारगेट नहीं पूरा कर पाए सरकारी पदों का। आज की डेट में IPH, PWD विभाग, बिजली विभाग की नौकरियां तो इस प्रदेश में नीलाम हो रही हैं, और पुलिस का टेस्ट होता है तो वो अचानक से उसको आपको कैंसिल करना पड़ता है। गुणवत्ता के आधार पर जिन स्टूडेंट्स का कवरेज हुआ होता है और जो उसमें सेलेक्ट हुआ यहाँ कितना फर्क पड़ा सर? द ग्रेड के कितने जो युवा हैं वो निराश हुए उससे? हाँ, आप जाके घरों में लोगों से पूछिए, एक प्रत्याशी से ये बात मत पूछिए। एनोनिमसली मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की जिसने ऊना में वन ऑफ द टॉप रैंकिंग्स प्राप्ति करी थी, उसका प्रदेश में भी बहुत अच्छा रैंकिंग आया था, आज की डेट में अपने घर में डिप्रेस्ड बैठी हुई है और सुसाइडल थॉट्स हैं उसके। अब पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मैं अपने उसको भूलने के लिए उसका नाम और उसकी पंचायत का नाम आपको नहीं बताऊंगा, बट ये सच्चाई है। ये तो जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये तो आपको जाके जगह जगह पे लोगों से पूछना चाहिए कि उनके अंदर पीड़ा क्या है। कभी भी जब किसी का फिजिकल टेस्ट हो रहा है तो किस पैरामीटर्स के अंतर्गत उनका सिलेक्शन हो रहा है, उन बच्चों को ड्यू इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती है। ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में है ही नहीं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, दूसरी तरफ हम ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के अंदर नहीं लेके आ पा रहे। तो देखिए, जो बोला जा रहा है और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। कहने और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज की डेट में जो मैंने एटलीस्ट जिला में देखा है जी, मैं आपको बता सकता हूँ कि ग्रेट विधानसभा है। 10,000 वोटों की प्रचंड बहुमत से एक व्यक्ति जो है विधानसभा गया था। आज की डेट में आप देख लीजिए, किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए। आप यहाँ दौलतपुर में खड़े हुए हैं, मैं आपको खुद सेल्फ इन्विटेशन देता हूँ, यहाँ पर जाके CHC दौलतपुर को विजिट करिए, जो कॉमन हेल्थ केयर सेंटर है, और देखिए उसकी क्या कंडीशन है। दिस इज ऑफ अ प्रत्याशी जो 5 साल पार्टी पावर में रही है सेंटर में और स्टेट में। आज की डेट में किसी व्यक्ति के साथ इमरजेंसी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं है। एक औरत जिसका भी बीते दिनों में एक्सीडेंट हुआ, तो पुलिस में कर्मियों ने बोला जी हम साइट पे नहीं जा सकते क्योंकि हम इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं। इन्होंने अपने दृष्टिकोण पत्र में बोला था कि हम नई चौकी बनाएंगे। नई चौकी तो उन्होंने बनाई नहीं, जो इनके पास बनी हुई चौकी थी उसमें वर्कफोर्स को ये रीएनफोर्स नहीं कर पाए, वहां पर ये लोगों को एडिशनली वहां पर नियुक्तियां नहीं करा पाए। आज की डेट में इलेक्शन होता है तो चौकी खाली हो जाती है। अगर वहां पर टीचर्स की और सॉरी नॉट टीचर्स, अगर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है ऑन साइट तो अस्पताल खाली हो जाते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो लोग खड़ा होकर बोल देते हैं जी हम तो चुनाव के प्रक्रिया में बिजी हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का। आपको तो जो पहले बेसिक सर्विसेज थी उसमें तो आपको कम से कम कुछ तरीके से कार्रवाई करके वहां पर उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए था, उनको जो है आपको बढ़ावा देना चाहिए था। आपने तो उसी का डिटोरिएशन कर दिया है फर्दर। तो नए बनाने की बात तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इन लोगों को करनी नहीं चाहिए। जो हमारे माननीय विधायक जी हैं वो मेरे को एक इंडस्ट्री का नाम बता दें। मैं तो जो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको भंजाल जाइए, मेरा कॉल सेंटर देखिए, वहां पर मैंने उसको निजी संसाधनों के द्वारा खड़ा करा है, कोई मैंने सरकार की फंडिंग नहीं यूज करी है। 75 लोगों को मैं वहां पर आज की डेट में रोजगार दे रहा हूँ। उसी में बात करते हैं जनाब कि कई आरोप लगते रहे हैं, कई आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं कि चैतन्य शर्मा की जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। ये मेरे में जवाब इनको थोड़ी देना है। चुनाव से 3 दिन पहले इनको याद आया। ये तो लीगल पोजीशन में है, RTI क्यों नहीं फाइल करी? और मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, वकील हूँ, वकालत करी हुई है, और साथ साथ में किसी दिन डेफेमेशन का नोटिस ठोकना होगा ना तो इतना बड़ा ठोकूंगा कि समझ नहीं आएगी। मेरे फादर साहब ने 35 साल सरकार में नौकरी करी है, सरकार के सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं, और सरकार की क्या कानून व्यवस्था बनाएगी उसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। मेरे पास जो फंडिंग है वो विभिन्न सोर्सेज से आती है। मेरी खुद की अपनी संस्था है, ब्यौरा इन्हें लेना होगा। जब ये ढमटाल के लिए यहाँ से प्रस्थान कर चुके होंगे ना इलेक्शन के बाद, तो वहां से एक दिन अपनी फॉर्च्यूनर पकड़ के आए यहाँ पर और मेरे ऑफिस में आए, और मैं बैठ के तसल्ली से इनको बैंक अकाउंट में अपना खोल के दिखाऊंगा, और उसमें से दिखाऊंगा मैंने कितने कहाँ से कौन सा पैसा खर्च करा और उसकी फंडिंग किससे आई है, और उस दिन इनके पैरों के नीचे से जो है जमीन खिसक जाएगी। ये मेरी जवाबदारी मैंने इनको नहीं देनी है,
अगर इनको मेरे से जवाबदारी चाहिए थी तो मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आईटीआई का नोटिस भेजते मेरे को, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई कराते। चुनाव से 4 दिन पहले फंडिंग की बात कैसे उठ गई? चैतन्य शर्मा की कहां से आमदनी का सोर्स है, ये एक चर्चित मुद्दा चुनाव से 4 दिन पहले कैसे बन गया, मेरे को ही नहीं समझ आता। आपने मेरी आईटीआर खोल के देखी है? मेरा आपसे सबसे पहले अनुरोध रहेगा, मेरा आईटीआर खोल के देखिए आप, देखिए मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, देखिए मेरे आय का साधन क्या है। देखिए ये सिर्फ चुनाव को लुभाने के लिए, चुनाव के टाइम में भ्रमित करने के लिए। भाई साहब जमाना जा चुका है 2022 में। यहाँ पर जितने भी बच्चा पार्टी खड़ी है, जितने भी यहाँ पर औरतें हैं, सभी सशक्त हैं अपने आप में। इसी पे क्वेश्चन उठ रहा है कि आपने अपनी एनजीओ को जो है वो एक तरीके से अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। कौन सा एनजीओ? किसने बोला एनजीओ है? मेरा तो सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है। किसने बोला है कि मेरा एनजीओ है? एनजीओ का मतलब होता है आप लोगों के पक्ष के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। मैंने आज तक किसी स्टेज से खड़े होकर नहीं बोला कि मैं एनजीओ चला रहा हूँ। मेरी तो सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो लोगों को सशक्त करने के लिए काम कर रहा हूँ, और उसके अंदर मेरे को थर्ड पार्टी डोनर से पैसा आता है और उनके माध्यम से मैं लोगों को सशक्त करता हूँ। मेरा तो एनजीओ है ही नहीं। किसने बोल दिया मेरी एनजीओ है? यहाँ के लोगों को पहली बात तो विधानसभा में तो 5 बारी बोल नहीं पाए पिछले 5 साल में, एक कागज पढ़ना आता नहीं है, बेफालतू की बातें करते हैं। पहले जाके आध्यात्मिक तौर तरीके से थोड़ी सी एकेडमिक उनको समाज पढ़ाई कर लेनी चाहिए। आज के डेट में बाल ठेकेदार तो उनके चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरे ऊपर पुष्टि करने वाले कौन होते हैं भाई साहब? पहले वो अपने बारे में थोड़ा सा पता करें, समझे सिस्टम क्या है, उसके बाद आके मुझ जैसे व्यक्ति से मुंह लगे। चुनाव से 4 दिन पहले वो पड़ी थी जिला परिषद में मार, वैसे ही मार अभी पड़ने वाली है। जमानत जब्त होने वाली है, तभी 10 तारीख को बुलाना पड़ रहा है, वरना 10 तारीख को बुलाना नहीं पड़ता, वरना खुद प्रचार करते हो। आपने भी दावा ठोका है कुछ बड़ा करने वाला है 10 तारीख को। देखिएगा वो मैंने क्या करना है, वो जनता ने करना है। मेरे स्टार प्रचारक ने करना है, मैं कौन है को करने वाला? ये जो आपको दिखा है मेरा थोड़ी दिखा है आपको, वो तो लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है, वो तो जो करना है जनता ने करना, मैंने कुछ भी नहीं करना। वो बटन भी 12 तारीख को जाके जनता ने दबाना, मैंने थोड़ी दबाना है। फिर इसके बाद बोलेंगे वो बटन भी मैंने दबाया था। देखिए धरातल पे जो स्थिति है उसको समझते हुए उसके हिसाब से एक नेता को एक्शन लेना चाहिए। मन घड़ंत कहानियां और बातें बोलने का जो टाइम है वो जा चुका है सर। दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ प्री 2000, वी आर इन 2022। ये तो देश का जो अब एक नक्शा है वो बदल चुका है, लोगों का जो माइंडसेट है वो बदल चुका है। ये गुमराह और ये जो भ्रमित किया जाता है बदल चुका है सर, पॉलिटिक्स बदल चुकी, ग्रेड कितना बदलेगा ये आप आके 4 साल के बाद देखिएगा कितना बदला है। और मैं तो आपको वादा ये भी कर रहा हूँ, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ 100 दिन के बाद, आप 100 दिन के बाद देखिएगा, जरूर आएंगे चैतन्य शर्मा के पास। और मेरे यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है जी, जो इन्होंने बोला था 1 साल पहले कि उसके ये लोग नट बोल्ट खोल के उखाड़ के यहाँ से बाहर फेंक देंगे। आइएगा, उसी टेंट में आपको रुकवाऊंगा, उसी के बगल में मेरी बिल्डिंग है 2 मंजिल की, वहां पर भी रुकवाऊंगा और आप आके देखिएगा ग्रेट में क्या हुआ है। ठीक है जी।